सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि नीट और जेईई में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है औसत शक्ति, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर होती है, विद्युत शक्ति होती है, उसकी एवरेज पावर हम कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला हम प्रूव करेंगे। पी एवरेज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ये फार्मूला होता है एवरेज पावर का। इस एवरेज पावर के फार्मूले को हम डिराइव करेंगे। पावर क्या होती है, हमने पढ़ा है कि जो पावर होती है किसी भी सर्किट में, किसी भी विद्युत परिपथ में, जो ऊर्जा का व्यय होता है, जो एनर्जी कंज्यूम्स होती है, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम एन इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक कंज्यूम जो होती है, यानी किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा का जो व्यय होता है, खर्च होती है, वो ऊर्जा का जो व्यय होता है, उस ऊर्जा के व्यय को हम बोलते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं। कोई सा विद्युत परिपथ है हमारे पास, उस विद्युत परिपथ में, उस सर्किट में जो ऊर्जा जो खर्च हो रही है, व्यय हो रही है, उस ऊर्जा का जो व्यय होता है, उस ऊर्जा का जो कंज्यूम होता है, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ कंज्यूम एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वो जो कहलाती है हमारे पास पावर कहलाती है। तो आज हम पावर के बारे में ही पढ़ेंगे, पावर क्या होती है और एवरेज पावर कैसे निकालते हैं और RMS पावर किस प्रकार से हम उसको ज्ञात करेंगे। तो किसी भी सर्किट में ऊर्जा का जो व्यय होता है, कंज्यूम्ड होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंज्यूम एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको हम बोलते हैं पावर। पावर मतलब शक्ति, इसको हम बोलते हैं पावर। अब पावर कैसे निकालते हैं, तो पावर का फार्मूला हमने पढ़ा था, P इक्वल टू V इंटू I होता है, यानी वोल्टेज और करंट दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करते, प्रोडक्ट करते हैं, तो बन जाती है पावर। लेकिन ये हम DC के लिए कर सकते हैं, AC के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि AC का वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो जब हम DC की बात करेंगे, निश्चित धारा की बात करेंगे, डायरेक्ट करंट की बात करते हैं, तो उसमें जो पावर का जो फार्मूला होता है V इंटू I होता है। ये जो फार्मूला होता है ये DC के लिए, क्यों? क्योंकि DC का वोल्टेज फिक्स होता है और DC में करंट भी फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। तो हम DC पावर की यदि अपन बात करते हैं तो DC पावर में पावर का फार्मूला होता है V इंटू I होता है। परंतु हम जब AC की बात करते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा की हम बात करते हैं, तो हमने पढ़ा है कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसका जो मान होता है समय के साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है, प्लस माइनस चक्र चलते, इस तरह से प्लस माइनस चक्र चलते हैं। तो ये कहने का मतलब ये जो मान आ रहा है हमारे पास AC का अल्टरनेट करंट का, ये मान तो चेंज हो रहा है। जब चेंज हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, एवरेज पावर निकालना पड़ेगी। तो एवरेज पावर निकालने के लिए हमने क्या किया है कि जो वोल्टेज होता है, उस वोल्टेज का जो मान होता है तो फिक्स है ही नहीं हमारे पास, चेंज हो रहा है, किसी भी समय पर अलग अलग आएगा, क्योंकि यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। यानी कहने का मतलब जब वोल्टेज का मान यदि चेंज होता हो किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में, यदि मान लो वोल्टेज बदल रहा है, तो उस वोल्टेज को नाम दे दिया तात्क्षणिक वोल्टेज, इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज। जब वोल्टेज का मान समय के साथ यदि चेंज होता हो तो उस वोल्टेज को हम बोलते हैं तात्क्षणिक मान, यानी किसी भी क्षण पर उसका मान जो होगा उस मान को हम बोलते हैं तात्क्षणिक मान बोलते हैं या इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हम AC वोल्टेज की बात करेंगे तो उसका जो मान होता है उस AC वोल्टेज के मान को इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज की बात कर रहे हैं अभी हम। और करंट भी क्या कहलाएगा, वो इंस्टेंटेनियसली करंट कहलाएगा, तात्क्षणिक मान कहलाएगा, धारा का तात्क्षणिक मान और वोल्टेज का तात्क्षणिक मान। तो ये वोल्टेज दे रखा था हमने, ये वोल्टेज कौन सा आएगा हमारे पास, इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज आएगा, यानी वोल्टेज का कौन सा मान आएगा, तात्क्षणिक मान आएगा। और ये जो करंट ले रखी थी, ये करंट कौन सी आएगी हमारे पास, करंट का तात्क्षणिक मान, धारा का तात्क्षणिक मान आएगा। तात्क्षणिक का मतलब ये होता है किसी क्षण पर चेंज होती है, इसलिए उसका उस समय अपने को वैल्यू लेना है, फिक्स नहीं है। इसमें तो फिक्स हो गई, V और I कैसे चलते हैं DC। तो जब भी हम AC की बात करते हैं तो AC में जब भी हम पावर लेंगे तो पावर का हमेशा मान जो होगा वोल्टेज का तात्क्षणिक मान, यानी वोल्टेज का इंस्टेंटेनियसली वैल्यू, और करंट की इंस्टेंटेनियसली वैल्यू, यानी धारा का तात्क्षणिक मान लेंगे। तो दोनों के तात्क्षणिक मान लेना। और हमने पढ़ा है वोल्टेज और करंट की इक्वेशन हमने पिछले जो है सर्किटों में पढ़ रखी है कि मान लो कि हमारे पास जो वोल्टेज होता है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t होता है। साइन और कास ये अपने ऊपर है लेना, साइन भी ले सकते हो, कास भी ले सकते हो, सुविधा के लिए हम साइन ओमेगा t ले रहे हैं।
तो इसमें चेंज कर सकते हैं, साइन कास हमारे ऊपर है लेना, वोल्टेज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी ले लो, V इक्वल टू V0 कास ओमेगा टी ले लो, ये हमारे ऊपर है कि किस प्रकार से उसका वोल्टेज हम लिख सकते हैं। अब धारा यदि अपन लेंगे करंट की इक्वेशन, तो करंट की इक्वेशन भी होती है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, दोनों की इक्वेशन होती है। परंतु हमने मान लिया है कि वोल्टेज और करंट, जब भी अपन वोल्टेज और करंट के बीच में अपन रिलेशन देखते हैं तो क्या होता है, कुछ न कुछ उसमें फेज डिफरेंस होता है, कुछ आगे पीछे होती है। क्या होता है कि जब करंट और वोल्टेज चलते हैं तो सेम फेज में नहीं होते, उसके बीच कुछ फेज डिफरेंस होता है, कलांतर होता है। तो वो कलांतर हमने मान लिया है फाई। यहाँ माइनस फाई क्यों लिखा, प्लस भी लिख सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि करंट आपको अभी इस एक्सप्रेशन में हमने पीछे बता रखा, कितने एंगल से, फाई एंगल से बता रखा। या प्लस भी लिख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। करंट आगे भी हो सकती है, अग्रगामी हो सकती है, और करंट पश्चिमगामी भी हो सकती है। और इस एक्सप्रेशन में हमने ये लिखा है कि जो वोल्टेज है वो आगे है और करंट जो है पीछे है, कितने एंगल से, फाई एंगल से। उस फाई एंगल को ही हम कलांतर कहते हैं, फेज डिफरेंस कहा गया है, यानी दोनों के बीच में कुछ न कुछ अंतर है, आगे पीछे चल रहे, कितने एंगल से, वो फाई एंगल से। करंट फाई एंगल से पीछे और वोल्टेज जो है फाई एंगल से आगे। तो इस प्रकार से ये हमारे पास तात्क्षणिक वोल्टेज होगा V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और I इक्वल टू R0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये हमारे पास तात्क्षणिक करंट होगा, इंस्टेंटेनियसली करंट होगा। ये दोनों इक्वेशन अपने को ध्यान रखना है, पिछले वीडियो में हमने इसको समझ रखा है। अब पावर निकालना, पावर का फार्मूला V इंटू I, लेकिन V कौन सा लिखेंगे, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक मतलब ये वाला मान। करंट कौन सा लिखेंगे, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक मतलब ये वाला मान। तो V का मान V0 साइन ओमेगा टी रख देना, ये वाला, और I की जगह I0 साइन ओमेगा टी रख देना इसकी जगह। अब V0 I0 को साथ में लिख लिया, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इसको I0 को पहले लिख लिया। अब इसमें त्रिकोणमिति जो होती है उसमें फार्मूला होता है, जब भी दो साइन एक साथ आ जाए, साइन ए साइन बी का एक फार्मूला होता है, मैथ्स वाले तो सब समझते हैं। टू साइड साइन बी का एक फार्मूला होता है कि जब भी दो साइन एक साथ में आ जाए तो उसमें टू के साथ में आता फार्मूला, सिंगल नहीं आता, साइन ए साइन बी नहीं होता, टू साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे टू नहीं है, तो टू लाने के लिए क्या किया हमने, ऊपर और नीचे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो टू का ऊपर ही मल्टीप्लाई, टू का नीचे भी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वापस ये आ जाएगा, इसलिए टू का हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये एक फार्मूला बन गया हमारे पास, एक फार्मूला आता है त्रिकोणमिति में, और मैंने यहाँ लिख रखा है टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। इस फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, क्योंकि इसी फार्मूले के आधार पर ये आगे सॉल्व होगा। तो टू साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी होगा। अब यहाँ पर ए का मान क्या रखेंगे, ए का मान जो हमारे पास ये ए का मान हो जाएगा, ये ए का मान, टू साइन ए, और ये बी का मान हो जाएगा हमारे पास, ये बी का मान हो जाएगा। तो इस ए की जगह क्या लिखना है, ओमेगा टी लिखना, ए की जगह ओमेगा टी रखेंगे, और इस बी की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस फाइव लिख देंगे, इस बी की जगह ओमेगा टी माइनस फाइव लिख देंगे। इसी प्रकार से माइनस लगाया, इस ए की जगह ओमेगा टी लिखना, ए की जगह ओमेगा टी रखेंगे, और बी की जगह ओमेगा टी माइनस फाइव लिख देंगे। तो इस तरह से ए और बी के मान अपने को इस फार्मूले में रखते आना चाहिए। ये फार्मूला अच्छी तरह से याद रखना, टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फार्मूला अपने को यहाँ पर रखना है। फिर क्या करना है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, और यहाँ पर ओमेगा टी टू ओमेगा टी हो जाएगा। तो इस तरह से कास ओमेगा टी, ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास में आ जाएगा V0 I0 कास पाई माइनस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। तो इस प्रकार से हमारे पास जो पावर आएगी, ये पावर कौन सी आ रही है हमारे पास, इंस्टेंटेनियसली पावर, तात्क्षणिक मान है ये पावर का तात्क्षणिक मान, किसी समय पे जो चेंज हो रही पावर उसका मान होता है। अब अपने को एवरेज पावर निकालना, तो तात्क्षणिक का फार्मूला, यदि मान लो हमारे पास क्वेश्चन में तात्क्षणिक पावर पूछी गई, इंस्टेंटेनियसली पावर पूछी गई, तो उसका फार्मूला हमारे पास ये हो जाएगा, जो हमने ये एक्सप्रेशन के रूप में यहाँ लिखा हुआ। तो जब तात्क्षणिक पावर पूछे तो P इक्वल टू ये लिखना। और अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एवरेज पावर का है। अब एवरेज पावर का जो मान होगा किस प्रकार से निकालेंगे, देखो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसमें जो मान होता है उसका यदि हम एवरेज लेते हैं, मान लो कि हमारे पास प्लस चल रहा है और ये माइनस चल रहा है, ये टाइम के साथ वेरी कर रही है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है समय के साथ क्या होती है, बदलती रहती है।
अब यहाँ पे टाइम वाला जो फैक्टर आ रहा है ये वाला, ये तो कांस्टेंट है, फाई तो कालांतर फिक्स है, हमने बना रखा डायग्राम, या तो 0 होगा 90 डिग्री होगा जो भी होगा, ये तो फिक्स है, इसका मान चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट होता फाई। अब इस पर डिपेंड कर रहा है कि ये जो वैल्यू होगी कितनी होगी, एवरेज इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये टाइम का फंक्शन है। अब जब टाइम का मान यदि चेंज होगा इस प्रकार से प्लस माइनस चक्र चलेंगे और उस चक्र का यदि अपन एवरेज वैल्यू ले करंट की या कास की, ये जो मान आ रहा है हमारे पास कास ओमेगा टी माइनस फाइव, ये मान टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और टाइम के साथ में जो करंट है वो क्या हो रही है और पावर क्या हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है। वो तो इसका एवरेज यदि ले हम कास का मान, ये टाइम वाला फैक्टर था, तो ये पूरे चक्र में प्लस और माइनस ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना। कास टू ओमेगा टी माइनस फाइव इस समय का फंक्शन होता है और टाइम के फंक्शन होने के कारण से इसका यदि एवरेज यदि मान ले हम, एक पूरे चक्र में जो ये जो मान आता है कास का, या तो प्लस 1/2 होगा या माइनस 1/2 होगा यदि एवरेज ले तो 1/2 प्लस और माइनस 1/2 दोनों के लिए हम प्लस करते हैं, औसत लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखना कि ये जो पद होगा, ये टर्म्स जो होगी ये 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि टाइम का फंक्शन होता है। टाइम में यदि एक पूरा चक्र यदि अपन ले एवरेज है तो इसकी वैल्यू 0 होती है पावर की। तो इसलिए ये वाला जो कास का मान होगा, कास की वैल्यू जो होगी ये 0 कर देगा। तो इसको हम 0 पुट कर देंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। अब एक चीज 2 को हमने क्या करा था, √2 इंटू √2 दो बार लिखते हैं। √2 का √2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि V0/√2 और I0/√2 ये VRMS कहलाती है और ये IRMS कहलाती है। तो इसको V0/√2 को अपन क्या लिखेंगे, VRMS लिखेंगे। V0/√2 को VRMS कहते हैं और I0/√2 को IRMS कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में ये फार्मूला हो जाएगा कि P एवरेज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कास फाई। तो ये सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको अच्छी तरह से याद करना है। और यदि अपन एवरेज पावर आरएमएस पावर की बात करते तो क्या हो जाएगी फार्मूला, PRMS इक्वल टू VRMS होगा इंटू IRMS होगा। ये कौन सी पावर है, एवरेज पावर है। ये कौन सी पावर है, RMS पावर है। रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान, पावर का यदि वर्ग माध्य मूल मान आता है तो इस फार्मूले का उपयोग करना। यदि पावर का तात्क्षणिक मान आता है तो इस फार्मूले का उपयोग करना। पावर का एवरेज मान आता है तो इस फार्मूले का उपयोग करना। तीनों फार्मूले अलग अलग। तात्क्षणिक मान मतलब चेंज हो रहा हो तत्काल, एवरेज मतलब पूरा टोटल का एवरेज लिया, फिर आरएमएस का मतलब उसका आभासी मान, या कह सकते हैं कि जो एवरेज मान होता है उसका जो मान निकाला अपन आरएमएस वर्ग माध्य मूल मान निकाला जाता है वो मान हमारे पास में। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, पी एवरेज और VRMS। देखो पी एवरेज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS होता है, तो ये VRMS और ये IRMS ये किसके इक्वल होता है, PRMS। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो P एवरेज इक्वल टू होता है PRMS इंटू कास फाई होता है। तो इस तरह से हम तीनों पावर में रिलेशंस देख सकते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है, ये जो पावर के साथ में फैक्टर आ रहा है, गुणांक जिसको हम बोलते हैं, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर, ये पावर के साथ में फैक्टर आ रहा है, गुणांक आ रहा है, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इस फैक्टर को नाम दे दिया शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर बोलते हैं इसको। पावर का जो मल्टीप्लाई होता है फैक्टर होता है, उस फैक्टर को नाम दे दिया शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि ये कास फाई को क्या कहा है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कहते हैं इसको, ध्यान रखना पावर फैक्टर। और इसका जो फार्मूला होगा हम डेराइव करेंगे अगले वीडियो में, R/Z होता है, इसको ध्यान रखना। पावर फैक्टर जो होता है कास फाई इक्वल टू R/Z होगा, इसको हम पावर फैक्टर बोलेंगे क्योंकि पावर के साथ में मल्टीप्लाई में आ रहा, फैक्टर के रूप में आ रहा, इसलिए इसको नाम पावर फैक्टर कहते हैं। और इसी से पावर डिसाइड होगी, ध्यान रखना, यानी कलांतर पे डिपेंड करेगी पावर। यदि कलांतर आगे पीछे हो गया तो पावर भी चेंज हो जाएगी, कम ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको कास फाई को पावर फैक्टर बोलेंगे, इसको R/Z से प्रदर्शित करेंगे। और अब मान लो किसी सर्किट में हमारे पास R जुड़ा है, मान लो कोई सर्किट है जिसमें केवल R जुड़ा हो, ये हमारे पास ये सर्किट है जिसमें केवल R जुड़ा हो, तब उस स्थिति में फाई का मान कितना होगा। जब किसी सर्किट में प्रतिरोध जुड़ा हो, मान लो रेजिस्टेंस जुड़ा हो, तब उस कंडीशन में यदि फाई का मान हम निकालें कलांतर, तो क्या होगा, किसके बीच कलांतर निकालना, वोल्टेज और करंट के बीच।
ये वोल्टेज है और ये करंट है। जब केवल R जुड़ा हो तब धारा और वोल्टेज के बीच में 0 डिग्री का कलांतर होता है, मैंने पढ़ रखा है। जब रेजिस्टेंस जुड़ा हो तो क्या होगा कि दोनों एक ही एक्स पे आते हैं, रेजिस्टेंस का वोल्टेज और उसका करंट एक ही एक्स पे आते हैं, यानी 0 डिग्री का कलांतर होता है। अब 0 डिग्री का कलांतर यदि यहाँ होगा तो फाई का मान हम 0 रख देंगे, यहाँ 0 रखा तो पी एवरेज का मान cos फाई का मान 0 कितना होता है 1 होता है, तो पी एवरेज का मान कितना हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। यदि मान लो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि यदि किसी सर्किट में प्रतिरोध जुड़ा हो तो पी एवरेज कितना होगा, तो पी एवरेज का मान कितना हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। cos फाई का मान कितना होगा 1, क्यों 1 होगा, क्योंकि फाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। कब, जब किसी सर्किट में रेजिस्टेंस जुड़ा हो, प्रतिरोध जुड़ा हो, तब फाई की वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है 0, क्योंकि वोल्टेज और धारा, करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में होते हैं, समान कला में होते हैं, एक ही एक्सेस पे आते हैं, इसलिए उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो पाई का मान 0 होता है या समान कला में होता है। यदि मान लो किसी सर्किट में हमारे पास आर की जगह एल जुड़ा, सी जुड़ा, ये वाला जुड़ा मतलब सी, अब देखो धारा और वोल्टेज कितने डिग्री का कलांतर आएगा 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। यदि इस स्थिति में कब, जब सी जुड़ा होता 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, तो इस फाई की जगह हम 90 रख देंगे इस फाई की जगह, और फाई का मान 90 0 होता है, तो 0 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एवरेज कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी किसी सर्किट में यदि मान लो सी जुड़ा हो, सी मतलब कैपेसिटर, कंडेंसर, संधारित्र जुड़ा हो, तब उसकी पावर, एवरेज पावर 0 होगी। यानी कहने का मतलब किसी प्रकार से कोई पावर का कंज्यूम नहीं होगा, कोई व्यय नहीं होगी। इसी प्रकार से किसी सर्किट में यदि एल जुड़ा, एल मतलब इंडक्टर, कॉइल, इंडक्टर जो होती है कॉइल होती है, यदि वो जुड़ा हो, यानी ये वाले की बात करें वी एल वोल्टेज और आई की बात करें, तो इसमें फेज डिफरेंस कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो इस कंडीशंस में भी हम क्या कर सकते हैं, cos फाई का मान 90 रखेंगे और cos 90 का मान होता है 0, तो एल की कंडीशंस में भी ये भी 0 हो जाएगी और सी की कंडीशन में भी 0 होगी। तो दोनों कंडीशन में इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और रेजिस्टेंस वाले केस में इसकी वैल्यू होती है वो 1 होती है। यानी जब रेजिस्टेंस जुड़ा हो तो पावर जो होती है वो मैक्सिमम कंज्यूम्ड होती है, मतलब अधिकतम पावर व्यय होती है। जब रेजिस्टेंस जुड़ा होगा तब उस कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति व्यय होगी। क्यों, क्योंकि जो है रेजिस्टेंस क्या करेगा, रुकावट उत्पन्न करेगा, वो रुकावट उत्पन्न करेगा तो पावर का डिसिपेशन या कंज्यूम भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।